आखिर इन 2 महीने में हम लोग सर ऐसा क्या करें कि हम अपनी उस ड्रीम यूनिवर्सिटी को अचीव कर पाए। अगर आपने जी जान लगाकर इन 2 महीनों में मेहनत कर दिया तो आप ये जंग जीत जाएंगे। कि सर जरा ये बता दीजिए स्टडी मटेरियल मेरे को क्या लेना है। जिस बच्चे ने कम पढ़ाई की है, एवरेज पढ़ाई की है, उस बच्चे के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा क्वेश्चन हम छोड़ दें और कौन सा करें। कि सर दो लेंसेज हैं, अब इसका क्या नहीं समझ में आ रहा सर। पहले ये डिसाइड कर लो कि तुम्हारे सिलेबस में तुमको क्या क्या इजी लग रहा है। हे गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, इट केम शो ट्रिपल एस आर्मी। क्या हालचाल है आप सभी का? बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म सीयूईटी वाला पर। आज जो मैं बात आपसे करने आया हूं वो आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि सर बोर्ड एग्जामिनेशन हम लोग के हो गए, जो होने थे, अच्छे होने थे, बुरे होने थे, एवरेज होने थे। जिस बच्चे का जैसा जैसा मेहनत था उसने वैसा बोर्ड एग्जामिनेशन कर लिया। अब इसके आगे की बात यह है कि सर सीयूईटी का एग्जामिनेशन केवल और केवल 2 महीने के बाद है। देखो, समय तो कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। ऐसा तो होगा नहीं कि हमारे लिए जो सीयूईटी का एग्जाम है वो रुक जाएगा, नहीं। एग्जाम तो अपने डेफिनेट टाइम पर ही होना है। अब आपके पास लगभग 2 ही महीने का समय है और इन 2 महीनों में आप लोग को अपने सीयूईटी की इस जर्नी को अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आखिर इन 2 महीने में हम लोग सर ऐसा क्या करें कि हम अपनी उस ड्रीम यूनिवर्सिटी को अचीव कर पाए, हम अपने उस फेवरेट कॉलेज में पहुंच पाए जहां से हमारा करियर बनना आसान हो जाएगा, जहां से हम करियर की वो जो सीढ़ी है वो सीढ़ी चढ़ना हम लोग शुरू कर देंगे। देखो, आपकी पूरी एजुकेशन में मैं आपको एक चीज बताऊं, क्लास जहां से पीजी से आपने पढ़ना शुरू किया और वहां से लेकर के यहां आपका क्लास 12th तक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज अब आपका आया है जब आप कोई कॉलेज में एंट्री करेंगे। कॉलेज का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर ये कोई नॉर्मल एवरेज सा कॉलेज है ना, तो वहां पे कोई बच्चा सिंपल सा बीएससी कर सकता है या बीटेक भी कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी उसको बहुत अच्छा प्लेसमेंट या बहुत अच्छे रेफरेंसेस नहीं मिल पाते हैं। उसके लिए जीवन थोड़ा सा टफ हो जाता है। बाद में हो सकता है वो टैलेंटेड है तो आगे निकल जाए, लेकिन जीवन उसके लिए कठिन हो जाता है। तो ऐसे में एक अच्छा कॉलेज मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी एक अच्छे रिप्यूटेड कॉलेज में पहुंचते हैं, वहां का एल्यूमिनाई बेस होता है, उन लोगों से भी हेल्प मिलती है, आप भी वहां रहकर उस एटमॉस्फेयर में रहकर आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन 2 महीनों में करो या मरो वाला खेल है। अगर आपने जी जान लगाकर इन 2 महीनों में मेहनत कर दिया तो आप ये जंग जीत जाएंगे। एक बार अच्छे कॉलेज में एंट्री हो जाएगी आपकी, तो उसके बाद जीवन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, प्लेसमेंट अच्छा हो जाता है, जॉब अच्छी मिल जाती है, या कॉलेज का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि वहां पहुंचने के बाद आपने आईएएस पीसीएस की तैयारी अपनी शुरू कर दिया, या उसके बाद आपको कुछ ऐसा प्लेसमेंट वहां से हो गया जिसके थ्रू आप अच्छा पैसा कमा रहे हो, या वहां रहते हुए कुछ बढ़िया सा बिजनेस आइडिया आ गया तो आप अपने बिजनेस की तरफ बढ़ चले। कहने का मतलब, एक अच्छा कॉलेज ही वो लॉन्च पैड है जहां से हम लोग बच्चों को लॉन्च करते हैं। यानी कि बच्चा अब आगे क्या करेगा ये कॉलेज का माहौल डिसाइड करता है। एक कॉलेज का पॉजिटिव माहौल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सीयूईटी इसके लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीयूईटी के थ्रू बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर इतने टॉप क्लास कॉलेजेस हैं, जहां पर करोड़ों करोड़ों के पैकेजेस मिलते हैं बच्चों को। लेकिन उसके लिए आपको भी दिन रात एक करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी वो ड्रीम यूनिवर्सिटी आपको मिलने वाली है। तो आज के इस सेशन में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि सर आखिरी के 2 महीने में आखिर हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आखिर मैं क्या करूं। देखो, सबसे पहली चीज जो बच्चों के मन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर जरा ये बता दीजिए स्टडी मटेरियल मेरे को क्या लेना है, कौन सा स्टडी मटेरियल मेरे पास हो तो मेरा काम चल जाएगा। बेटा बहुत सिंपल है, सिंपल सी एनसीईआरटी किताब आप डाउनलोड कर लीजिए या हार्ड कॉपी खरीद लीजिए। पीवाईक्यू की जो फाइल्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए, नहीं है तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम मेरा ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ऐप ओपन करना, उसमें सीधे जाकर के लिखिएगा, सीधे जाके लिखिएगा फिजिक्स, फिजिक्स बाई अंडरस्कोर शैलेंद्र अंडरस्कोर सर, फिजिक्स बाई शैलेंद्र सर, ऐसे आप लिखोगे आपको मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उस पर मैं आपको पीवाईक्यू के फाइल्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। सैंपल पेपर्स आपको कुछ मिल जाएंगे, वो सैंपल पेपर्स आपको करना है। और लास्ट टाइम में आपको क्या करना है, मॉक्स की प्रैक्टिस करनी है। मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। मॉक टेस्ट बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसा आपका सीयूईटी का पेपर आने वाला है।
तो बिल्कुल उसी माहौल में, उसी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर बैठ करके ये सोचना कि क्या होगा, कैसे कैसे कंप्यूटर ऑपरेट होता है, वो सारी प्रैक्टिस करना, एक सर्टेन टाइम के अंदर पेपर को सॉल्व करना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मॉक की प्रैक्टिस करना ये आपका एक मेन काम है। यानी कि मेनली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 स्टडी मटेरियल है। एनसीईआरटी किताब की एक एक लाइन पढ़नी है, उसका एक एक एग्जाम्पल, एक एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद आपको पीवाईक्यूज जितने भी हैं वो सारे सॉल्व करने हैं। सैंपल पेपर्स केवल 4 से 5 सैंपल पेपर, ज्यादा नहीं, 4 to 5 सैंपल पेपर्स अगर आप ईमानदारी से लगा लें तो आपका हर एक कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे सिर्फ लास्ट मोमेंट की उस मैराथन के बेसिस पर बैठे रहते हैं कि सर लास्ट में कुछ हो जाएगा जादू तो हम अच्छा कर लेंगे। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा, अभी आपके पास पूरे 2 महीने हैं, इन 2 महीने में बेटा पूरा खेल पलटा जा सकता है। अगर आपका फिजिक्स का बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत अच्छा नहीं भी हुआ था तो भी यहां पर आप लोग अच्छा कर सकते हैं। हालांकि इस बार तो बोर्ड एग्जामिनेशन भी आप लोगों ने अच्छा किया है, पेपर नॉर्मल नॉर्मल सा लगा, कुछ बच्चों को थोड़ा टफ भी लगा, बट मेजॉरिटी बच्चों को पेपर जो है वो थोड़ा ठीक ठाक लगा कि बच्चे अच्छा कर पाए, है ना। तो आपने बोर्ड एग्जाम में तो मचा दिया है, लेकिन सीयूईटी में नहीं मचाओगे तो वो मेन जो जो मिलना था वो नहीं मिलेगा। देखो बोर्ड एग्जाम में सिंपली रिजल्ट आएगा, उसका और कोई यूज नहीं है, लेकिन सीयूटी के थ्रू जब आप एक अच्छे कॉलेज में पहुंचते हैं, दैट इज मच मोर यूजफुल फॉर योर लाइफ। एकदम खतरनाक सा चेंज आता है आपके जीवन में जब आप किसी एक अच्छे कॉलेज में पहुंचते हैं। तब एक उम्मीद मिलती है, वहां बड़े बड़े लोग दिखाई पड़ते हैं, अरे यार मेरे ही कॉलेज से पढ़ के कोई आदमी ऐसा हो गया, मेरे कॉलेज से पढ़ के कोई आदमी ने इतनी बड़ी कंपनी बना दी। तो वहां पहुंचकर आपको एक उम्मीद मिलती है कि यार मेरे सीनियर कर सकते थे तो मैं भी कर सकता हूं। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब स्टडी मटेरियल में केवल यही आपको करना है अच्छी तरीके से। फिर अगली बात मैं आपसे करूं, सिलेबस जो है बेटा वो लगभग वही सिलेबस है जो आपके क्लास 12th का सिलेबस है। यानी आपसे कोई पूछे कि सर सीयूईटी का सिलेबस क्या है, तो क्लास 12th में जो कुछ भी आप लोगों ने पढ़ रखा है सेम टू सेम वही सारी चीजों को पढ़ना है, लगभग उसी स्टैंडर्ड की सारी चीजों को पढ़ना है। बस ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, नीट के एग्जाम में जो पीवाईक्यूज आए हैं उनको भी लगा लीजिए चैप्टर वाइज। बस बोर्ड्स के लेवल पे पूरी पढ़ाई अपनी अच्छे से कर लीजिए, और आपके नीट के एग्जाम के जितने पीवाईक्यूज हैं वो सारे के सारे पीवाईक्यूज लगा लीजिए। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने बोर्ड लेवल की पढ़ाई बहुत अच्छे से किया है, बोर्ड लेवल का सिलेबस अगर आपका अच्छे से तैयार होता है, तो सीयूटी का पेपर आपके लिए आसान हो जाता है। सीयूटी को क्रैक करना इज नॉट अ वेरी बिग डील। हाँ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, कंपटीशन ज्यादा होगा, लेकिन अगर आप कोशिश कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपके लिए आसान है, कर ले जाओगे। बेटा किसी भी एग्जाम में अगर 10 लाख बच्चा बैठ रहा है, तो मैं आपको बताऊं 10 लाख में से केवल हार्डली 50,000 ऐसा बच्चा होता है जो जेन्युइन मेहनत कर रहा है, जो सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। बाकी मेजॉरिटी बच्चा गुमराह है, वो नहीं कर रहा है उतनी मेहनत, वो इधर उधर रील से स्क्रॉल करने में लगा हुआ है। भले पढ़ाई की रील देख रहा हो, लेकिन वो उसमें भी क्या पढ़ाई थोड़ी हो रही है, मोटिवेशन ही मिल रहा है ना आपको। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है, राइट। तो क्लास 12th का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को पूरा अच्छी तरीके से आपको प्रिपेयर करना होगा। इसके अलावा सर क्या काम है, इसके अलावा देखो, मैं अगर आप चैप्टर्स की बात करूं तो कुछ चैप्टर्स आपके सिलेबस में ऐसे हैं जो थोड़े से आसान कैटेगरी वाले चैप्टर हैं, यानी कुछ चैप्टर्स आपके इजी वाली कैटेगरी में आते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं तो आपका जैसे चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है, इसको आप लोग इतनी ज्यादा बार पढ़ चुके होते हैं कि ये आपको आसान लगने लगता है, ये आपको इजी लगने लगता है कि हाँ सर, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये तो सर कर लेंगे आसान आसान चैप्टर, क्योंकि बहुत बार पढ़ चुके हैं। इजी तो नहीं है, बट क्योंकि आप बहुत बार पढ़ चुके हैं इसलिए आपको ये चीजें आसान लगने लगती हैं। इसके बाद कुछ छोटे चैप्टर्स की अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे आपका चैप्टर नंबर 5 हो गया, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, छोटा सा चैप्टर है, एकदम जरा सा चैप्टर है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो ईएम वेव्स, चैप्टर नंबर 8 आपका ईएम वेव्स, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत लिमिटेड चीजें उसमें हैं, लेकिन क्वेश्चन जरूर आता है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन। तो यार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो एक एक दो दो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन से यहां तो हजारों में रैंक का डिफरेंस आ जाता है।
तो हमको एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 5 बहुत छोटा है, चैप्टर 8 यानी कि आपका ईएम वेव्स वाला चैप्टर ये बहुत छोटा है। इसके बाद अगर आप देखो तो चैप्टर नंबर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर छोटा है। चैप्टर नंबर आपका 12 एटम्स ये भी छोटा है, न्यूक्लियाई भी छोटा है, सेमीकंडक्टर भी छोटा है। यानी आपके सिलेबस में अगर आप ध्यान से देखो तो मॉडर्न फिजिक्स के हर चैप्टर छोटे हैं, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 14 चैप्टर्स में से 8 चैप्टर्स ऐसे हैं बेटा जो आसान हैं, छोटे चैप्टर्स हैं। इनको बहुत अच्छी तरीके से करोगे तो सबसे पहला प्राइम जो आपका काम है वो आपने कर लिया। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूरी नहीं है कि सारे टफ वाले क्वेश्चंस आप करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। इवन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने इजी क्वेश्चंस आते हैं वो आपको सही समय पर सही करना है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। इजी क्वेश्चंस अगर आप 100% सही कर जाते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। टफ वाले, एकदम टफ वाले क्वेश्चन एक बार छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इजी क्वेश्चंस हैं वो गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। और वो बिल्कुल कम समय में आपके सॉल्व हो जाने चाहिए। वो तभी पॉसिबल होगा जब आपके कंसेप्ट्स में क्लैरिटी होगी। देखो बोर्ड एग्जाम के टाइम में हम लोग कहते हैं बेटा एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ भी करके आओगे कुछ तो मिलेगा। यहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग होती है, तो अब यहां पर सेलेक्टिव क्वेश्चंस ही करने हैं अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी औकात के हिसाब से कि हाँ सर मैंने इस लेवल तक पढ़ा है, इस लेवल के क्वेश्चन में कर लूंगा तो करो। लेकिन अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो आप ये ढूंढो कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ देने हैं। जिस बच्चे ने कम पढ़ाई की है, एवरेज पढ़ाई की है, उस बच्चे के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा क्वेश्चन हम छोड़ दें और कौन सा करें। जो करो वो सही करो और जो टफ लगे बिल्कुल मत करो, उसको टच ही मत करो। तो निगेटिव मार्किंग से आप लोग जो है बच जाएंगे। तो ये कुछ इजी चैप्टर्स हैं। अब इसके बाद कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं बेटा जो मीडियम लेवल के चैप्टर्स हैं, है ना। मीडियम लेवल पे सर कौन कौन आते हैं? मीडियम लेवल के चैप्टर्स में सबसे पहला चैप्टर आपका आता है चैप्टर नंबर आपका 3, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। मीडियम लेवल का चैप्टर है, मतलब आसान भी नहीं है, बहुत एक्स्ट्रा टफ भी नहीं है ना। प्रैक्टिस मांगता है ये चैप्टर आपको। तो चैप्टर नंबर 3 आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रैक्टिस मांगता है। चैप्टर नंबर 4 जो है ना, चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, दैट अगेन प्रैक्टिस मांगता है। टफ नहीं है बिल्कुल भी, आसान है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं होगी तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद एक चैप्टर और आता है आपका चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद एक आता है चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। छोटे चैप्टर्स, मतलब एवरेज चैप्टर्स हैं, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। इन चैप्टर्स में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, सारे पीवाईक्यूज इन चैप्टर्स के आपको बहुत अच्छी तरीके से लगाने पड़ेंगे। अब इसके बाद कुछ चैप्टर्स जो बच्चों को थोड़ा सा टफ लगते हैं, आ जाइए उनकी भी मैं बात आपसे कर लूं। कुछ चैप्टर्स जो आपको टफ लगते हैं बच्चों को, वो है आपका चैप्टर नंबर आई थिंक 9 रे ऑप्टिक्स, और चैप्टर नंबर 10 जिसको आप वेव ऑप्टिक्स के नाम से जानते हो। इसमें भी रे ऑप्टिक्स का आधे से ज्यादा पोर्शन बच्चों को आसान लगता है, केवल उनको दिक्कत करता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, कि सर दो दो लेंसेज हैं, अब इसका क्या नहीं समझ में आ रहा सर। यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन आता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपने हिसाब से पहले ये डिसाइड कर लो कि तुम्हारे सिलेबस में तुमको क्या क्या इजी लग रहा है, क्या क्या मीडियम लग रहा है और क्या क्या तुमको टफ लग रहा है। पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद अब इस चीज का फील आपको आ गया होगा कि आपके लिए क्या चीज आसान है और क्या चीज टफ है ना। तो जब ये आसान टफ मीडियम अगर आप सेपरेट कर लेंगे तो सबसे पहला टारगेट आपका है कि इजी चैप्टर्स एक एक करके सारे आपको खत्म करने हैं। सर कहां से खत्म कर सकते हैं? ये सारे चैप्टर्स को आप कवर कर सकते हैं इसी चैनल पर, है ना। इसी चैनल पर वन शॉट लेक्चर्स पड़े हुए हैं, सीयूईटी वाला इसी चैनल पर वन शॉट लेक्चर्स पड़े हुए हैं, है ना। इन वन शॉट लेक्चर्स को बहुत अच्छी तरीके से सभी लोग देखिए, एक एक चीज को यहां पर आप सभी लोग रिवाइज करिए। वन शॉट्स अगर आपने अच्छी तरीके से कर लिए हैं तो आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो आ जाती है, बट वो वन शॉट डिटेल वाले होने चाहिए। ऐसे वन शॉट मत उठा लेना जो पता चला 45 मिनट में चैप्टर पढ़ाया गया है, अब तुम उससे अपना रिवीजन कर रहे हो, नहीं। आप अगर पहली बार डिटेल पढ़ रहे हैं तो डिटेल पढ़िए, शॉर्टकट में मत भागो बेटा। शॉर्टकट में भागकर मैं आपको बताऊं फिजिक्स में कोई ट्रिक काम नहीं करती है। फिजिक्स इज प्योर कंसेप्चुअल सब्जेक्ट,
कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही सॉल्व होगा, कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो नहीं हो पाएगा। ट्रिक काम नहीं करता फिजिक्स में, वो सब लॉलीपॉप है ना। तो अपने को अच्छी तरीके से, है ना, इन वन शॉट लेक्चर्स के थ्रू, जो डिटेल्ड वाले जो वन शॉट्स हैं उनके थ्रू आप चैप्टर को अच्छे से कर लो। या कोई पेड बैच आपने ले रखा है, प्रवेश 1.0 ले रखा है, या रीलोडेड ले रखा है, या 2.0 बैच आप लेने वाले हैं, तो जब कोई पेड बैच अगर आप लेते हैं तो उसमें टीचर आपको ऑलरेडी सारी चीजें डिटेल में कराता है। तो आपको चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत डिटेल में अच्छे से प्रिपेयर करना है। पीवाईक्यूज उसके सारे लगाने हैं, कुछ सैंपल पेपर्स लगाने हैं, कुछ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। इतना काम अगर आपने किया तो आप समझो आपका सीयूटी का जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से चलेगा। 2 महीने मोर देन इनफ है। अब 2 महीने में जितने दिन आपके पास है ना, उनको तोड़ लो। जैसे मान लो आपके पास टोटल 60 दिन है, 60 डेज है, और हमारे पास चैप्टर्स कितने हैं, लगभग 14 या 15 चैप्टर्स हैं। तो 15 चैप्टर्स को 60 दिन में डिवाइड कर लीजिए। हर एक चैप्टर के लिए आपके पास लगभग 4 दिन है। तो आप क्या करो, 4 की बजाय हर एक चैप्टर के लिए आप 3 दिन रखो अपने पास। 3-3 दिन अगर आप करेंगे तो देखो 14 या 42 दिन में, 42 डेज में आप अपने पूरे सिलेबस को कर पाएंगे। उसके बाद के जो 18 दिन बचे हैं उसमें रिवीजन करिए, खूब रिवीजन करिए, पूरे सिलेबस को बार 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 रिवाइज करिए। फॉर्मूला शीट मैं आपको दूंगा, जो भी मटेरियल तुम्हें रिक्वायर्ड होगा तुम कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं तुम्हें दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर मेरे जुड़े रहिएगा, जो मटेरियल रिक्वायर्ड होगा वो सारी की सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। लेकिन पढ़ने का काम, रिवाइज करने का काम, मेहनत करने का काम आपका है। लास्ट डे के भरोसे मत बैठे रहना, केवल आखिरी दिन के भरोसे नहीं बैठना होता है बेटा। जो बच्चा साल भर मेहनत करता है, जो पूरे ड्यूरेशन में जो बच्चा मेहनत करता है, वो बढ़िया परफॉर्म करता है। केवल लास्ट डे आके मेहनत करोगे, लास्ट डे रिवीजन के लिए होता है। हम लोग जो लास्ट में मैराथन वगैरह कराते हैं, दैट इज फॉर रिवीजन, कि आप अच्छे से रिवाइज कर लो। दैट इज नॉट कि हम फर्स्ट टाइम सर आज ही पढ़ेंगे हम, तब नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां ज्यादा सिलेबस कम टाइम में कराना होता है। तो ऑब्वियस है टीचर की स्पीड ज्यादा होती है, वो सिलेक्टेड चीजें ही पढ़ाता है वहां पर, सब कुछ नहीं पढ़ा सकता वो लास्ट डे पर, है ना। तो अच्छी तरीके से आपको ये स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। चैप्टर्स को अपना पहले आप डिवाइड कर लीजिए, इसके बेसिस पर अपने चैप्टर्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बाकी ये चैनल आपके साथ रहेगा, इस चैनल पर ऐसी बहुत सारी चीजें आती रहेंगी जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी, जो आपके रिजल्ट को और ज्यादा एनहेंस करेंगी। तो मिलेंगे हम सभी लोग अपनी आगे क्लासेस में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस। मेहनत करते रहिए, मैं आपके साथ हूं।